गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स गवर्निंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जिसमें पहला फैक्टर हो रहा है अभी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पे अभी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी एक सवाल जो आपको पहले बताने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट सवाल है। लिखेंगे द रेट constant for a first order reaction is 60 per second. The rate constant for a first order reaction is 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant? How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to 1/16th of its ओरिजिनल वैल्यू? देखिए, क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है 60 पर सेकेंड। कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का और उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख लीजिए, दिया हुआ है 60 पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा। अगर शुरुआती कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का, उसको घटने में 1/16th ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहने का मतलब है कि जब टाइम 0 है तो शुरुआती कंसंट्रेशन मान लीजिए इतना है। टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब समय बीतेगा तो ये कंसंट्रेशन घटेगा। अगर घटते घटते a माइनस एक्स हो गया, अगर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t a माइनस एक्स हो गया, मतलब जब समय बीतेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। और इसका वैल्यू दे दिया है कि घट के कितना हो जाना चाहिए, तो जितना ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसका 1/16th वैल्यू हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए। इसका वैल्यू आपको ये दे दिया है। तो कह रहा है कि ये कितने समय में ये घटते घटते a/16 होगा। बात फिर से सुनिए। क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे चुका है 60 पर सेकेंड। आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो घट के a/16 पहुंचेगा। तो जब आपको टाइम निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिराइव हुआ है 2.303/k log base 10 a/a-x। यहां पर ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम। आपको इस क्वेश्चन में k का वैल्यू दे दिया है 60 पर सेकेंड। लॉग शुरुआती कंसंट्रेशन अगर a है तो घटने के बाद कंसंट्रेशन हो गया a/16, तो यहां लिखे a और 16 चला गया ऊपर। अब ये a से a कैंसिल हो गया।
ये log 16 को अलग से ऑपरेट कर लें, आपको यहाँ log 16 का वैल्यू चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने समय लॉग देखना सिखाए थे, तो उस समय आपको ये बात बताया गया था कि किसी भी डिजिट का अगर आपको लॉग देखना है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि इसको x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखना होगा और ये नंबर होना चाहिए 1 से 10 के बीच का, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखेंगे। इसके बाद फिर बताया गया था कि जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देंगे, इस नंबर को जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद जो डिजिट है उसका वैल्यू देखेंगे। तो लॉग टेबल में 16 का जीरो देख लेंगे, तो जब लॉग टेबल में 16 का जीरो देखिएगा तो 2041 लिखा हुआ मिलेगा। तो log 16 का वैल्यू हो गया 1.2041। तो क्या करेंगे 2.303 बाई 60 पर सेकेंड और इसका वैल्यू हो गया 1.2041। अब आप इसको गुना कर दें, फिर इससे डिवाइड कर दें, जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा उतना सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 16 था। अब इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चंस पे पकड़ आपको अपना रखना होगा, और पकड़ कैसे होगा तो आपको बार बार सवाल बनाने से होगा। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अब आपको मिलेगा तो आपसे बन जाएगा। बस करना यही होगा कि बनाए हुए क्वेश्चंस को आपको 2 बार 4 बार खुद भी बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहे हैं, A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप सिंपली देखें तो ये रिएक्शन का ऑर्डर आपको दे दिया है फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपसे हाफ लाइफ पूछ रहा है। हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला डिराइव करवाया गया था 0.693 बाई के। इसका मतलब है कि अगर आपको के का वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप आसानी से हाफ लाइफ निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आप सिंपली देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपसे हाफ लाइफ पूछ रहा है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव हुआ है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था 0.693 बाई के। तो सिंपली अगर के पता चलेगा तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी काम करना है हम लोग को तो के लिए काम करना है। तो साइड में लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन फॉर के। कैलकुलेशन फॉर के निकालने का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। के निकालने का ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसको कि 40 मिनट का समय लगता है। देखिए टाइम दे दिया, जिसको 40 मिनट का समय लगता है 30% डिकम्पोज करने में, 30% खत्म होने में। 40 मिनट का समय लग रहा है 30% खत्म होने में। कहने का मेरा मतलब है कि 2.303 टाइम दे दिया 40 मिनट, 30% डिकम्पोज होने में। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो 100 में से 30 को घटने में, 100 में से 30 को घटने में 30% डिकम्पोज। मतलब कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 100 माइनस 30 होने में 40 मिनट का टाइम लग रहा है। अब यहां से आपको के कैलकुलेट कर लेना होगा। के इज इक्वल्स टू 2.303
बाई 40 मिनट log 100 बाई 70। इसको काटेंगे, ये 1.42 आएगा। इसके बाद k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई 40 मिनट log 1.42 का वैल्यू है 0.15। इसको हम यहाँ पे साइड में बता देते हैं आपको कि कैसे आप इसका वैल्यू निकालिएगा। log 1.42 है, कोई भी नंबर का अगर log देखना होता है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब कि पहले इसको 1 से 10 के बीच का लिखेंगे और इसको लिखेंगे x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में। तो आप डेसिमल को कहीं पे चेंज नहीं कर रहे हैं, डेसिमल को कहीं पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो 10 का पावर 0 होगा। 10 का पावर कुछ भी होता है तो उसको लिख के पहले पॉइंट दिया जाता है, इसको फिर जोड़ा बनाया जाता है, और 14 का 2 देखना होता है लॉग टेबल में। अब आप अगर लॉग टेबल में 14 का 2 देखेंगे तो 1523 दिखेगा, 1523। मतलब log 1.42 का वैल्यू हो गया 0.1523, 0.1523। अब आपको इसको गुना करना है, गुना करने के बाद जो भी आए उसको 40 से डिवाइड करना है। अब उसको डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, ये मिनट ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को, ये जो है k का वैल्यू, इसको आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पुट करिएगा तो इससे डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब जो इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी कभी सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था बहुत पहले, अब वो सिलेबस से निकल चुका है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन उसका सवाल जो है थोड़ा बहुत वो आपको इस चैप्टर में मिलता है। आप पहले एक लाइन लिख लें इस क्वेश्चन को बनाने के बाद कि रेडियो एक्टिव डी के फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप एक पहले ये लाइन लिखें कि रेडियो एक्टिव डी के फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस लाइन को हम आपको समझाते हैं, बात सुनिए। कोई सबस्टांस रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। मान लीजिए कि ये कोई सबस्टांस है, अगर इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस को हम बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब, सबसे पहला मतलब ये समझिएगा कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो सबस्टेंस अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेडिएशन बाहर निकालेगा। ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, ये रेगुलरली बाहर निकालते रहता है। तो जब ये रेगुलरली ये सब बाहर निकालते रहेगा तो इसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करते रहेगा। अगर ये 5 ग्राम है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर 5 ग्राम है, तो विथ पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा तो कुछ समय के बाद ऐसा भी होगा कि ये अपने आप 2.5 ग्राम हो जाएगा। हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ होने का अपना अपना टाइम होता है। जैसे कार्बन 14 है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ होता है 5730 ईयर्स, 5730 साल। 5730 साल में वो जितना है उसका आधा होएगा। अगर 5 ग्राम है तो 2.5 ग्राम होएगा। कुछ का कम भी होता है, जैसे स्ट्रोंशियम है विथ मास नंबर 90, उसका हाफ लाइफ होता है 28.1 ईयर्स। मतलब स्ट्रोंशियम 28.1 ईयर्स में जितना भी है उसका हाफ हो जाएगा। तो बोले कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल होता है, वो अपने अंदर से ये सब रेडिएशंस बाहर निकालते रहता है और अपने अमाउंट को आधा करते रहता है। मतलब अमाउंट धीरे धीरे उसका घटते रहता है। तो जितना समय में उसका अमाउंट आधा होता है, जैसे 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हुआ जितने समय में,
उसको उसका हाफ लाइफ कहते हैं। फिर 2.5 ग्राम से 1.25 ग्राम हुआ जितने समय में, उसको उसका हाफ लाइफ कहेंगे। ये समय बराबर होएगा। जितना समय में 2.5 ग्राम हुआ है, 2.5 ग्राम से 1.25 ग्राम उतने ही समय में होगा। हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अपना हाफ लाइफ होता है। और ये जो डिग्रेड कर रहा है, मतलब धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट कम होते जा रहा है, ये 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हो रहा है, इसके बाद 1.25 ग्राम हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ये हुआ कि डीके हो रहा है, ये मतलब ये कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके है, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को अगर देखें तो अगर कोई पूछ दे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपको याद रखना है। अब ये अगर जानते रहिएगा तो फिर इतना बात जानते रहने के बाद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो केमिकल काइनेटिक्स के डेटा से आसानी से बन जाएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, सुनिएगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। किताब में एक क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें कहता है कि पेड़ के लकड़ियों में कार्बन 14 पाया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेड़ के लकड़ियों में कार्बन 14 पाया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। फिर उसी क्वेश्चन में है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट वुडन सैंपल देखता है। वुडन सैंपल, ये कोई वुडन सैंपल है, और वुडन सैंपल कोई आर्कियोलॉजिस्ट देखता है और वो देखता है कि इसमें कार्बन 14 80% है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, 80% है, मतलब 20% घट चुका है। दिमाग में रखिए कि पेड़ अगर जिंदा है, लिविंग है, तो उसमें जो कार्बन 14 है वो घटेगा नहीं, वो जितना है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर पेड़ को अगर काट दिया गया, लकड़ी को अगर यहां से अलग कर दिया गया, तब फिर कार्बन 14 धीरे धीरे घटेगा। और कार्बन 14 घटते घटते कितना अब इसमें बच चुका है, तो 80% बचा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो वुडन सैंपल है ये कितना पुराना है, इसका एज क्या है। दिमाग में रखिए कि जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होता है वो इस तरीके का काम करता है कि कोई लकड़ी उसको मिलेगा तो वो बता देगा कि वो उसको पेड़ से अलग हुए कितना साल हुआ। खुदाई हुआ कहीं पे, अगर वहां पे कोई अगर हड्डी मिला तो वो बता देगा कि इस जानवर को या इस इंसान को मरे हुए कितना साल हुआ। कोई पत्थर को देख के वो बता देगा कि उसको पहाड़ से अलग हुए कितना समय हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट में ये सब उसका स्टडी होता है, ये सब वो पढ़ाया जाता है उसमें, तो ये सब उसका पढ़ाई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ जाइए, आपको क्या कहना है कि कार्बन 14 पेड़ में होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ आपको दे दिया है 5730 ईयर्स। एक वुडन सैंपल है, उसमें कार्बन 14 80% है। आपसे उस वुडन सैंपल का एज पूछ रहा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये पेड़ से इस लकड़ी को अलग हुए कितना साल हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले के कैलकुलेट कर लिया जाता है। 0.693 बाई टी हाफ करके के निकाल लिया जाता है। क्योंकि आप इतना दिमाग में रखिए कि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड देगा तो ये तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो भी है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। क्योंकि अभी आपको एक लाइन ही लिखवा दी है कि रेडियो एक्टिव डीके कोई भी होगा तो वो फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। अगर हाफ लाइफ ही दिया हुआ है तो के तो आसानी से निकल जाएगा। मतलब अगर इसमें 0.693 को अगर 5730 ईयर्स से अगर डिवाइड कर दें तो इसे डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो पर ईयर हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले तो के निकाल लेंगे। के निकल गया तो आपका टी निकल सकता है। एज पूछ रहा है मतलब कि टाइम पूछ रहा है, टी निकल सकता है। टी निकालने का फॉर्मूला है 2.303 बाई के
log a बाई a माइनस एक्स। बात समझिए, 2.303 के आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो यहाँ कैलकुलेट किए हुए रहिएगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ देखिए हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, गुना भाग हम नहीं कर रहे हैं, गुना भाग आपको करना है, आपको भी कुछ करना चाहिए ना, तो आप करिएगा गुना भाग और इसको बनाइएगा, व्हाट्सएप पे मेरे बना के सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर अगर भूल भी गए हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई बहाना नहीं, 9572666699। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उस पर भेजिएगा। अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं कि जो यहाँ पर है उसको यहाँ पे पुट कीजिएगा। लॉग शुरुआत में कार्बन 14 100 है और उसके बाद जब पेड़ से अलग हो गया लकड़ी तो अब 80% इसमें बचा हुआ है, तो पूरा a माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 80। अब इसको 100/80 अगर करेंगे तो ये होगा 1.25। इसके बाद log 1.25 को अलग से ऑपरेट कर दे रहे हैं। कोई भी नंबर का अगर लॉग दिखाना हो वैल्यू तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी 1 से 10 के बीच का है, मतलब आपको डेसिमल को कहीं पे शिफ्ट नहीं करना पड़ा, तो इंटू 10 टू द पावर 0 लिखेंगे। जो 10 का पावर लिखे हैं उसको लिख के पॉइंट डालेंगे, नंबर को जोड़ा बनाएंगे 12 और उसके बाद लिखा हुआ है 5, तो 12 का 5 लिखेंगे 0969। तो log 1.25 का वैल्यू हुआ 0.0969। तो क्या कर रहे हैं, t बराबर 2.303, ये जो वैल्यू आया है पर ईयर वही है और इसका वैल्यू आ गया है 0.0969। अब इसको गुना करके इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा उतना ईयर आंसर हो जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 बताया। और भी क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है किताब में, वो है NCERT का क्वेश्चन नंबर 17। तो इसके बाद अब आपको उस क्वेश्चन को हम समझाने जा रहे हैं। NCERT के क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इमिटेड वाज स्ट्रोंशियम 90 विथ 28.1 हाफ लाइफ ईयर्स। मतलब कह रहा है कि एक बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ कहीं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहने का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट करना। न्यूक्लियर पावर प्लांट वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट किया और एक प्रोडक्ट निकला स्ट्रोंशियम मास नंबर 90। ये एक प्रोडक्ट निकला। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 28.1 ईयर्स। ये जो स्ट्रोंशियम 90 है, ये स्ट्रोंशियम 90 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका हाफ लाइफ है 28.1 ईयर्स। एक बात आपको बता दें कि जहां भी कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो कुछ किलोमीटर्स तक जो भी लोग होते हैं वो उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। इतना हार्मफुल रेडिएशन निकलता है कि बहुत लोग को ल्यूकेमिया हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है और उन जगहों पर कुछ सालों तक जितने बच्चे पैदा होते हैं सारे विकलांग पैदा होते हैं। तो खैर यहाँ पर ये क्वेश्चन में है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक प्रोडक्ट निकला स्ट्रोंशियम 90, ये रेडियो एक्टिव है, उसका हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स है। अब कह रहा है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी है, एक न्यूली बॉर्न बेबी है, नीचे लिख दे रहे हैं न्यूली बॉर्न बेबी है जिसका जन्म तुरंत अभी हुआ है। उसके हड्डियों में अगर ये स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब हो जाए
और कितना एब्जॉर्ब हो जाए, तो 1 म्यू ग्राम। अगर 1 म्यू ग्राम स्ट्रोंशियम 90 का एब्जॉर्ब हो जाए इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी, then how much of it will remain after 10 years and after 60 years? आपसे दो सवाल पूछ रहा है कि अगर 1 म्यू ग्राम अगर स्ट्रोंशियम 90 का न्यूली बॉर्न बेबी के बोन्स में अगर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो पहला बात ये बताइए, जब बेबी 10 साल का हो जाएगा, जब बेबी 10 साल का हो जाएगा तो उसके बोन्स में ये कितना बचेगा? इसको ए मान लीजिए, शुरुआती कंसंट्रेशन। शुरुआती कंसंट्रेशन है 1 म्यू ग्राम, 10 टू द पावर -6 ग्राम, न्यूली बॉर्न बेबी के बोन में एब्जॉर्ब हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद उसके बोन्स में ये कितना बचेगा। फिर कह रहा है कि जब बेबी बाबा बन जाएगा, मतलब आफ्टर 60 इयर्स, उसके बोन्स में ये कितना बचेगा। ये सवाल है। इस क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। पहले इतना आप नोट कर लें डेटा। देखिए, इसको बनाने के लिए करते क्या है हम लोग, सिंपली आपको जैसे इसके पहले भी बताए, कभी भी हाफ लाइफ दिया हुआ है, आप पहला काम कभी भी करिए तो k निकालने का करिए। k = 0.693/t²। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एक लाइन हम लिखवा चुके हैं कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी भी कोई सवाल अगर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हो तो ये दिमाग में रखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा होगा। तो k = 0.693/t² करेंगे, मतलब 0.693/28.1 ईयर्स। अब 0.693 को यहाँ पे हमको थोड़ा सॉल्व इसलिए करना पड़ रहा है, x नहीं मान रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके से हमको सॉल्व करना है। वो हम पैटर्न सिखा दे कि आगे के क्वेश्चन में कभी भी रहे तो आपको दिक्कत नहीं हो। 0.693 इसको डिवाइड करना है 28.1 से, तो ये आएगा 0.024। 0.024 ये हो गया पर ईयर। ये k का वैल्यू निकला। अब आपसे पूछ रहा है इसमें दो क्वेश्चन, एक पूछ रहा है आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद ये जो न्यूली बॉर्न बेबी है, अगर उसके बोन्स में 1 म्यू ग्राम अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो 10 साल के बाद ये कितना बचेगा। तो करना क्या चाहिए कि जैसे t निकालने का फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं कि 2.303/k log a/a-x, तो t के जगह तो पहले 10 लिख दिए क्योंकि टाइम 10 साल के बाद पूछ रहा है। 2.303 लिख दिए, k का जो वैल्यू आया है 0.024 पर ईयर, ये रख दिए। शुरुआती कंसंट्रेशन है 1 म्यू ग्राम, तो 1 म्यू ग्राम को सिंपली 1 लिखें, दिमाग में रखें कि जो आंसर आएगा उसको म्यू ग्राम में लिखेंगे। और ये कितना है, इस पूरे को x मान लिए। अगर आप यहाँ पर a-x ही रखिएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। दिमाग में रखिए कि a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब 10 साल के बाद कितना बचा, मतलब ये पूरे a-x का वैल्यू पूछ रहा है, तो a-x को एक टर्म मान लिए x। अब देखिए करना क्या है, ये x का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.24, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 2.303 नीचे बराबर log 1/x। अब क्या करेंगे, 0.24 को डिवाइड कर देंगे 2.303 से। 0.24 डिवाइडेड बाई 2.303, ये आएगा 0.1042। 0.1042 इज इक्वल्स टू log 1/x। अब देखिए आपको तो इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप चाहें ये log को हटाना
तो लॉग को हटाने के लिए आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग 0.1042 इज इक्वल्स टू 1/x। इसीलिए हम सॉल्व करके इसको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एंटी लॉग लेने वाला बात था, तो कहीं आप भूल ना गए हो, तो इसीलिए आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहे हैं कि क्या करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग के लिए भी याद दिला दें, ऐसे आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखेंगे एंटी लॉग वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा वीडियो। लेकिन एंटी लॉग कभी भी किसी डिजिट का अगर निकालना होता है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को जोड़ा बनाते हैं। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को अगर जोड़ा बना दिए तो ये हो गया 0.10। अब एंटी लॉग टेबल में 0.10 निकाल लेंगे। उसके बाद आपको इसका देखना है 4 और मीन डिफरेंस में देखना है 2। 4 है 1271 और मीन डिफरेंस में अगर 2 देखें तो ये है 1। अब इसको जोड़ देंगे तो आएगा 1272। एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद पॉइंट के पहले कुछ भी है उसको 10 का पावर में लिख देंगे। तो पॉइंट के पहले 0 है तो 10 का पावर 0 दे दिया। अब 10 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1.272। मतलब इसका एंटी लॉग आएगा 1.272। 1.272 इज इक्वल्स टू 1/x। आपको इसी x का वैल्यू निकालना है, तो इस x को यहां रखें तो ये हो जाएगा 1/1.272। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 1.272 से, 1 डिवाइडेड बाई 1.272 तो ये आएगा 0.78। तो ये 0.78 म्यू ग्राम इतना बचेगा स्ट्रोंशियम 90 न्यूली बॉर्न बेबी के बोन्स में आफ्टर 10 ईयर। अब इसके बाद जो ये जो सेकंड वाला हिस्सा है आफ्टर 60 ईयर्स, ये आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं, ये आप बनाइए और व्हाट्सएप पर भेजिए। दिमाग में रखिएगा, इसमें आफ्टर 60 ईयर्स में केवल टी जो हम यहाँ पर 10 लिखे हैं वहां पे आपको 60 लिखना है। बाकी सारा काम जैसे किया हुआ है वैसे ही करना है। केवल आपको ये 10 के जगह 60 लिख के उसके बाद फिर आपको ऑपरेट करना है। तो ये क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी और आपको बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे एनसीईआरटी का, द डिकम्पोजिशन ऑफ ammonia on platinum surface is a zero order reaction. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equals to
2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मोल लीटर पर सेकंड। देखिए एक बात आपको बता दें कि यहां पर एक क्वेश्चन में गलती है, किताब में प्रिंटिंग एरर है। ये पर मोल लीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। आपको हम यूनिट लिखना सिखा चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर का है तो के का यूनिट क्या होगा, मेरे द्वारा सिखाया गया है। ये है मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन भी है कि इन विच ऑर्डर या फॉर विच ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सिमिलर। तो इसका आंसर होता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सिमिलर। तो यहां पर इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। बाय मिस्टेक किताब में पर मोल लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन ये हुआ, अमोनिया जब टूटेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि रेट बराबर के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के ऊपर में पावर देना होगा जीरो। ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसके ऊपर पावर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर होता तो पावर 1 देते, सेकंड ऑर्डर होता तो पावर 2 देते। किसी चीज का पावर जीरो है मतलब 1 हो गया, तो रेट किसके बराबर है? तो रेट हो गया के के बराबर। अगर आपको इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो ये रिएक्टेंट है तो लिखेंगे -2 है, कफिशिएंट तो 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये प्रोडक्ट है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये भी प्रोडक्ट है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, कफिशिएंट 3 लगा हुआ है तो 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। आपको ये बात बता चुके हैं कि इस पूरे को कॉफिशिएंट के साथ रेट पढ़ सकते हैं, इस पूरे को रेट पढ़ सकते हैं, इस पूरे को रेट पढ़ सकते हैं। रेट आप देख रहे हैं कि के के बराबर है और के का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए यहां पर सिंपली के लिख देते हैं। रेट के बराबर है तो इसको के बराबर कर दिया। आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस सेम चीज हुआ। तो अगर आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 पूछ रहा है तो डेल्टा N2 बाई डेल्टा T लिखना है कॉफिशिएंट छोड़ के। तो खैर यहाँ कॉफिशिएंट लिखा ही हुआ नहीं है तो इसको रेट भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 भी पढ़ेंगे। तो ये किसके बराबर है? तो ये तो के बराबर है, मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर है। तो इसका वैल्यू तो निकल गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 तो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो आपको कफिशिएंट छोड़ के लिखना है डेल्टा H2 बाई डेल्टा T केवल लिखना है। तो अगर 3 को बराबर के इस तरफ भेजिएगा तो ये हो जाएगा 3K, मतलब 3 को गुना करना पड़ेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ से। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बताना था, वो बन गया। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन वो लंबा है, 3-4 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन जवाब एकदम छोटा है। हम आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ के बताते रहे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं NCERT का। चलिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में एक रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ CH3OCH3 टू द पावर 3/2। ये आपको एक रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है किसी रिएक्शन का।
अब कह रहा है कि अगर इसको प्रेशर के टर्म में लिखें, कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं, प्रेशर के टर्म में लिखें, तो लिखेंगे रेट बराबर के प्रेशर ऑफ CH3OCH3 का पावर 3/2। जो बच्चे इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हैं तो इक्विलिब्रियम 11th में बताया जाता है कि कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिखाता है तो बड़ा वाला ब्रैकेट देते हैं, और अगर प्रेशर के टर्म में लिखाएगा तो बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं देंगे। तो ये है रेट बराबर के प्रेशर ऑफ CH3OCH3 टू द पावर 3/2। मतलब आपको रिएक्शन का ऑर्डर अगर कोई पूछे तो 3/2 है। आपको यहां पर खैर पूछ रहा है कि अगर हम लोग मोल पर लीटर के जगह पे अगर बार यूज करें, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मोल पर लीटर यूज नहीं करें, मोल पर लीटर के जगह पे अगर बार यूज करें, और जो टाइम है, टाइम अगर उसको मिनट में यूज करें, टाइम रखें मिनट में, मोल पर लीटर की जगह अगर बार यूज करें, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यूनिट ऑफ रेट क्या होगा और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होता है मोल पर लीटर पर सेकंड रेट का यूनिट। लेकिन यहां कह रहा है क्या कि मोल पर लीटर की जगह पे आपको बार यूज करना है, और जो टाइम है उसको सेकंड में नहीं रख के मिनट में रखना है। तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा बार पर मिनट, ये पहला हुआ। अब है यूनिट ऑफ के, तो हम लोग के का यूनिट पढ़े हैं कि के का यूनिट होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर और पर टाइम, ये पढ़े हैं। यहां पर है कि मोल पर लीटर के जगह पे बार यूज करना है, 1 माइनस ऑर्डर, ऑर्डर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर्स को कहते हैं, तो पावर 3/2 है, तो 1 माइनस 3/2। टाइम आपको मिनट में कह रहा है रखने को, तो यहां रख दिए पर मिनट। अब अगर इसको ऑपरेट करेंगे, 1 में से अगर 3/2 अगर माइनस करेंगे तो -1/2 होगा, और पर मिनट, तो ये हुआ बार टू द पावर -1/2 पर मिनट। ये हुआ यूनिट ऑफ के और ये हुआ यूनिट ऑफ रेट। तो आपको आज जितना भी क्वेश्चन करवाया गया आप उतने क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, और अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कंसंट्रेशन खत्म नहीं हुआ है, जो पहला फैक्टर है। अगले क्लास में संभवतः कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बाकी के फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।